सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर जा रही होगी आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको क्या पढ़ा दिए थे? फूड चेन पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। फूड चेन। अब ना दो चैप्टर बच गया इसमें, एक बच गया पारिस्थितिकी और एक बच गया प्रदूषण। तो आज हम आपको बता देते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होता है? देखिए, पारी की इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का मतलब हो गया इकोलॉजी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी का मतलब हो गया इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, चलिए अब आगे अच्छे से समझते हैं। हमारे अगल बगल में जितने भी हमारे सराउंडिंग है, इसके अगल बगल के तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। हमारे चारों ओर जो पारि सिस्टम है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसमें पेड़ पौधा, नदी, तालाब, पर्वत, घर, बिल्डिंग सब आता है। तो हमारे अगल बगल के परिवेश को हम पारितंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे हम? पारितंत्र। अगल बगल के परिवेश को हम पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र में दो चीज आएगा। पारितंत्र क्या होते हैं? हमारे बाहरी परिवेश को, बाहरी परिवेश, बाहरी परिवेश को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी कहिए या इकोसिस्टम कहिए, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कहेंगे। पारितंत्र या इकोसिस्टम कहेंगे। बाहरी परिवेश में कितने चीज आएंगे बाबू? आप जरा ध्यान से देखिएगा तो दो चीज आएंगे। एक आएगा जैविक घटक, जो जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक मतलब जो सजीव है, सजीव। जैविक घटक मतलब क्या आएंगे? सजीव। या तो हमारे अगल बगल में सजीव लोग रहेंगे, नहीं तो हमारे अगल बगल में अजैविक घटक होंगे। अजैविक घटक, अजैविक घटक का मतलब क्या होता है भैया? अजैविक घटक का मतलब निर्जीव, निर्जीव। अजैविक घटक का मतलब क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारे अगल बगल में यही दो तरह के चीजें मिलेंगे। जैसे हम यहाँ है, मेरे पीछे ये बोर्ड है, ये निर्जीव है, ठीक है। पेड़, अगर कोई पेड़ आ जाए तो सजीव हो जाएगा। नदी निर्जीव लेकिन नदी के अंदर की मछली सजीव। पहाड़ निर्जीव लेकिन पहाड़ के ऊपर उगने वाला पेड़ पौधा सजीव। हवा निर्जीव लेकिन इसमें उड़ने वाले पक्षी सजीव। तो पारितंत्र में दो ही चीज आएंगे, सजीव और निर्जीव, जिसे हम जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं। कुछ है नहीं इसमें। सजीव बोलेगा तो सब जान जाएंगे, लेकिन सब बोलता है जैविक घटक और दूसरा बोलता है अजैविक घटक। तो पारितंत्र या इकोलॉजी इको सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पारितंत्र, सबसे बड़ा पारितंत्र क्या होता है? समुद्र। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? समुद्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र होता है। समुद्र, इससे बड़ा पारितंत्र नहीं है। इसमें इतना बड़ा समुद्र निर्जीव है, उसमें पत्थर निर्जीव है, बालू निर्जीव है, पानी निर्जीव है, लेकिन मछलियां सजीव है सब। अब आपको ही पता है शरीर, समुद्र का पृथ्वी का 71% भाग समुद्र है। अब आप बताओ भैया, जब 71% ये हो गया तो इससे बड़ा तो पारितंत्र कुछ आने वाला है नहीं। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है समुद्र। सबसे छोटा पारितंत्र क्या होता है? जल की बूंद, जल की बूंद, जल की बूंद। अब इसमें आप फंस जाइएगा, क्योंकि हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इसमें फंस गए थे। देखिए, पारितंत्र में तो सजीव और निर्जीव का होना जरूरी है। जैसा हम आपको बताएं कि पारितंत्र समुद्र में सजीव और निर्जीव दोनों होगा। जो उसका बालू है, पत्थर है, कंकड़ है, पानी है, ये निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर मछली, सांप, मगरमच्छ, वेल मछली, डॉल्फिन, दुनिया भर की चीज ये सजीव होते हैं। अब जल की एक छोटी सी बूंद है, उसमें क्या होगा? जल की एक बूंद तो समझ में आ गया कि चलिए भैया जल की बूंद निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर एक डेटम नामक शैवाल पाया जाता है। जल के अंदर डेटम नामक क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। उस शैवाल के कारण हम लोग वो थोड़ा उसके अंदर पाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पानी पिया हुआ है तो उसके शरीर में पानी जाएगा और साथ साथ उसके अंदर कब जाएगा? डेटम नामक शैवाल जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति डूब के मरता है तो उसके फेफड़े की जांच की जाती है। अगर फेफड़े में डेटम नामक शैवाल पाया जाएगा तो हम ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति डूब के मरा है, क्योंकि पानी में डेटम नामक शैवाल होता है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र क्या हो गया? समुद्र।
सबसे छोटा पारीतंत्र क्या हो गया, जल की एक बूंद। सबसे बड़ा पारीतंत्र समुद्र, सबसे छोटा पारीतंत्र जल की एक बूंद हो गया। अच्छा, स्थल पर सबसे बड़ा पारीतंत्र यानी भूमि, तो स्थल तो एक कितना परसेंट है भैया, ये तो 71 हो गया, तो 29% हो जाएगा। 29% भूमि है। स्थल पे सबसे बड़ा पारीतंत्र होता है घास। घास आप देखिएगा, जहां भी खाली जगह छोड़ेंगे तो घास जम जाता है। तो स्थल का सबसे बड़ा पारीतंत्र घास। अब हम आपसे पूछते हैं, इन तीनों में देखिए, सबसे बड़ा पारीतंत्र हो गया समुद्र, सबसे छोटा पारीतंत्र हो गया जल की एक बूंद, और स्थल का सबसे बड़ा पारीतंत्र हो गया घास। इसमें बताइए कौन सा है जिसे जो सबसे अस्थाई रहेगा, सबसे अस्थाई पारीतंत्र बताइए। समुद्र अस्थाई रहेगा। कभी सुने ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का पानी घट रहा है? नहीं, इस ससुरा और बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे अस्थाई पारीतंत्र समुद्र होता है। सबसे अस्थाई पारीतंत्र क्या होता है, समुद्र होता है। सबसे अस्थाई पारीतंत्र समुद्र होता है। हम लोग जहां रहते हैं वो अगल बगल का एरिया क्या कहलाता है, पारीतंत्र कहलाता है। पारीतंत्र बड़ा होता है तो जीवोम कहलाता है, जीवोम बड़ा होता है तो बायोस्फीयर जीवमंडल कहलाता है। पारीतंत्र एक ऐसा छोटा सा जगह जहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों रह सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, पारीतंत्र कहेंगे। जहाँ सजीव और निर्जीव दोनों रह सके उसे हम क्या कहेंगे, पारीतंत्र कहते हैं। पारीतंत्र कहते हैं, पारीतंत्र। इकोसिस्टम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। ये जहां सजीव और निर्जीव दोनों रह गए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम थोड़ा सा और बड़ा होता है ना, तो जीवोम कहलाता है। उसे क्या कहेंगे, जीवोम कहेंगे। इसमें थोड़े जीव जंतु ज्यादा आएंगे, अंग्रेजी में इसमें बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। और बहुत ज्यादा जीव जंतु एक साथ आने लगे तो जीव मंडल कहेंगे। आवाज नहीं जा रहा है क्या? एक मिनट बाबू। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, कुछ टेक्निकली चीज हो जाता है कभी कभी। देखिए, जीवोम हो गया सबसे छोटा सिस्टम जिसमें सजीव और निर्जीव एक साथ रह सकता है। सबसे छोटा सिस्टम जिसमें सजीव और निर्जीव एक साथ रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पारीतंत्र कहते हैं। जब वो बड़ा साइज का हो जाता है, उसमें और जीव जंतु आने लगते हैं तो उसे हम जीवोम कहते हैं। और बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे जीव मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, जीव मंडल। सबसे बड़ा पारीतंत्र जीव मंडल बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर क्या हो गया, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है। सबसे बड़ा पारीतंत्र क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं? सबसे बड़ा पारीतंत्र क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया। जीव मंडल हो गया। अब ये जीव मंडल सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पारीतंत्र क्या हो गया भैया, जल की एक छोटी सी बूंद हो गई यहाँ पे। जीव मंडल किसे कहेंगे, इसे समझिए ध्यान से। जीव मंडल किसे कहा जाता है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, जल मंडल किसे कहेंगे, स्थल मंडल थोड़ा सा समझिए। जल मंडल उसे कहा जाता है जहां पानी की भरपूर मात्रा रहे, उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं। जैसे समुद्र हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब हो गया, ये जल मंडल है। स्थल मंडल उसे कहते हैं जहां मानव रहता है, जमीन वगैरह, उसको हम स्थल मंडल कह सकते हैं। यहाँ पेड़ पौधे निकाल दीजिए यहाँ स्थल मंडल पे, यहाँ मानव के घर वगैरह बना दीजिए, यहाँ मानव घर बना के अपना रह जाए। यहाँ पे शुरुआत में प्रारंभिक मानव के घर इसी टाइप के थे, अब तो वीआईपी घर बना लिया है। अब ये वाला जो हो गया, ये वायुमंडल हो गया। इसमें सूरज निकाल दीजिए, ये वायुमंडल हो गया। तो हमारे अगल बगल में 3 टाइप के मंडल मिलते हैं, 3 तरह के एरिया मिलते हैं। एटमॉस्फेयर मिलता है, हाइड्रोस्फीयर मिलता है, और ये आपका जो लिथोस्फीयर मिल जाता है यहाँ पर। तो स्थल मंडल हो गया ये, इसे हम लिख देते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये हो गया स्थल मंडल। ये क्या हो गया भैया, जल मंडल। जल मंडल। और ये हो गया वायुमंडल। वायुमंडल क्या हो गया, ये वायुमंडल। किसी को दिक्कत? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये 3 तरह के मंडल हो गए। अगर हम इन एक चीज गौर से देखेंगे तो इसमें भी जीव रहते हैं।
हवा में देखेंगे तो इसमें भी जीव, पक्षी वगैरह उड़ते रहते हैं सब, यहाँ पे इसमें भी जीव रहते हैं, और स्थल पे तो सबसे ज्यादा जीव मिलेंगे आपको। इन तीनों को जब मिला देते हैं तो इसे कहते हैं जीव मंडल। जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और सबको मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। हम लोग जो रहते हैं वो जीव मंडल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग चलते जरूर जमीन पे, हवा लेते हैं वायुमंडल से, मछली खाते हैं या फिर जलीय चीज खाते हैं तो जल मंडल से खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वायुमंडल में नहीं रहते, जीव जंतु रहते हैं जीव मंडल में। मछली भी जो पानी में रहती है वो हवा से ही ऑक्सीजन लेती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? हवा से लेती है। आगे बढ़ जाए, ऑक्सीजन जब भी लेगी तो वो लेगी हवा से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ जाते हैं। अब जीव जंतुओं के बीच में हम आपसी संबंध देख लेते हैं कि एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु से किस तरह से रिलेशन बना के रहता है। आपसी संबंध, जीव जंतुओं के आपसी संबंध, जीव जंतुओं के आपसी संबंध, ठीक है। जीव जंतुओं के आपसी संबंध में क्या होते हैं? जीव ये कैसे एक दूसरे से रहते हैं? दो टाइप से हम जीवों को बांट सकते हैं। एक होता है स्वपोषी, मतलब अपना पोषण खुद कर सकता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। तुम हटो भैया, क्या निकल जाता है इधर? तो दुनिया ये क्या टाइम टेबल बताने लगा, भगो। चलिए, ये क्या है? इसे कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी अपना पोषण खुद कर सकता है, स्वपोषी। ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक, ये अपना पोषण खुद कर सकता है, इसे हम कहते हैं स्वपोषी। कौन कर सकता है अपना पोषण खुद बाबू? तो अब बताइए ध्यान से। स्वपोषण, अपना पोषण खुद कर सकते हैं पादप यानी पेड़ पौधा, या फिर शैवाल, ये अपना पोषण खुद कर सकते हैं। तो इसे हम, इन्हें किसी भी दूसरे भोजन की जरूरत नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद पका बना सकते हैं। हम तो भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो देखिए, ये हो गया आपका पादप और शैवाल। स्वपोषी और परपोषी में अंतर, स्वपोषी समझ में आ गया। पेड़ पौधे जितने होते हैं वह सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हम लोग में कोई अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। 4 दिन खाना न मिलेगा, आदमी चल जाएगा। इसे पेड़ पौधों को आए कोई खाना देने कोई भी नहीं किया। कौन गया पेड़ पौधा का खाना देने? कभी कभी बचपन में आदमी पानी डाल दिया तो डाल दिया, वो भी लोग सूर्याते हैं तो 2 दिन पानी डालते हैं, उसके बाद पानी नहीं डालते हैं उसमें पेड़ पौधा। कभी कभी एकदम मूड में ऐसा सब पेड़ में पानी डाला जाता है, सारे पेड़ में गया पानी डाल दिया, उसके बाद पानी नहीं डालेगा वो। अब देखते हैं परपोषी, हेट्रोट्रॉप, परपोषी, दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर रहता है। परपोषी, हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रोपिक, परपोषी या हेट्रोट्रोपिक, ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, तो हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो वो हो गया आपका परपोषी। क्या हो गया? परपोषी। परजीवी नहीं, परपोषी, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहना परपोषी कहलाता है। पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहना परपोषी कहलाता है। पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहना परपोषी कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, परपोषी तो कहला गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। इसकी कई कैटेगरी होती है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसी कैटेगरी से क्वेश्चन आता है। इसकी कई कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी का नाम होती है सहजीविता। सहजीविता, जीविता, सहजीविता को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सहजीविता को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, सहजीविता। जैसे दो जीवों के बीच एक ऐसा रिलेशन, दो जीवों के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट पहले को भी हो
और प्रॉफिट दूसरे को भी है, प्लस हम साइन प्रॉफिट के लिए बना दे रहे हैं, उसे हम कहेंगे सहजीविता। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो गाय और कौआ, गाय और क्रो, काउ एंड क्रो, गाय जो होती है उसके कान, हाथ उंगली नहीं होती, उसके कान तक उसका हाथ नहीं जा सकता, लेकिन कान वैक्स मोम या खोटी बहुत बनता है, एक हक पौगा बनेगा, देखिएगा पूरा खूब बढ़िया लब 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 के कान में बनेगा खोटी। और कौआ को वही प्रोटीन चाहिए, कौआ का फेवरेट खाना है प्रोटीन है, तो गाय आराम से इसे बैठ जाएगी, कौआ आएगा उसमें से पूरा भर मुंह खोटी निकाल के चप 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 खा के चल जाएगा। कौआ का भर गया पेट, गाय का हो गया सफाई। देखिएगा गाय भैंस के आंख में कीचड़ होता है, ये कीचड़ बेचारी कैसे साफ करेंगी, सब तो ऐसे छोड़ देती है सब। कौआ आएगा खाएगा चला जाएगा, उसे कहेंगे सहजीविता। लाइकेन और शैवाल इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, लाइकेन और शैवाल। लाइकेन शैवाल, लाइकेन और शैवाल, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सब लाइकेन और शैवाल। किसी को दिक्कत नहीं है, लाइकेन तथा शैवाल इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं सब। लाइकेन क्या करता है, शैवाल को देखिए, शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये अपना भोजन किसे दे देता है, लाइकेन को। लेकिन शैवाल के पास जड़ नहीं होता है, तो लाइकेन कहता है तुम हमरे पे आ जाओ। तो एक दूसरे को जब फायदा होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता, सहजीविता कहते हैं। स्टूडेंट और टीचर, आप लोग कोचिंग को रन कराने के लिए फीस देते हैं, बदले में इंस्टीट्यूट आपको एजुकेशन देती है, तो दोनों को जब प्रॉफिट होता है तो उसे क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे गांव वगैरह में सहजीविता के, दो जानवरों के बीच में क्या रहती है, सहजीविता रहती है। आगे बढ़ जाए तो वो हो गया सहजीविता। इसका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, लाइकेन और शैवाल का। बाकी हम आपको समझाने के लिए कितनों समझा दे, लेकिन एग्जाम में यही वाला आएगा, ठीक है। एग्जाम में जब भी आएगा तो यही वाला आएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, सहजीविता हो गया। सहभोगिता, सहभोगिता, सहभोगिता का मतलब क्या होता है, कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कहते हैं कॉमन सेलिज्म, उसे कहेंगे कॉमन सेलिज्म। जैसे कोई एक पेड़ है उसके ऊपर दूसरा पेड़ निकल जाए और उस दूसरे पेड़ को नुकसान भी ना पहुंचाए तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन सेलिज्म। जैसे आर्किड का पौधा, याद कीजिए हम आपको बताए थे, आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा पीपल या बरगद के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन पीपल या बरगद से पानी नहीं लेता है, पीपल या बरगद को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एक को फायदा हो दूसरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसे कहते हैं सहभोगिता। उसे क्या कहेंगे, सहभोगिता। जैसे कोई बिना आई कार्ड पढ़ ले, अब बिना आई कार्ड पढ़ ले रहा है तो फिर हमको तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत इस बात पे है कि अगर जगह नहीं है तो बहुत दिक्कत है, लेकिन एक आध दिन आगे आप पढ़ लिया फिर बाद में एडमिशन लिया तो जो 4 दिन 5 दिन जो क्लास कर लेता है वो क्या होता है, सहभोगिता होता है। आगे बढ़े, सहजीविता और सहभोगिता में अंतर समझ में आ गया। ज्यादा अच्छा कौन होता है, सहजीविता या सहभोगिता, ध्यान से बताइए तो ज्यादा अच्छा कौन होगा। सहजीविता एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना सहजीविता कहलाता है। सहभोगिता में केवल और केवल एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, दूसरे को नुकसान नहीं होगा। नुकसान कराते हैं सब खचरा, सब परजीविता, परजीविता, परजीविता या परजीवी, परजीविता या परजीवी, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। इस ससुरा एक ठो को फायदा होगा दूसरा को लॉस हो जाएगा, एक को फायदा होगा तो दूसरे को लॉस हो जाएगा, इसे कहते हैं परजीविता। जैसे हमारे शरीर में जो जुआ पड़ जाते हैं, ढील समझते हैं, जुआ भैंस ऐसा होती है छोट साइज का, गांव में पहले देखिएगा लोग एकदम खूब निकालेगा, लोग 1 घंटा 2 घंटा, तो जुआ निकाल के उसको ऐसे नाखून पर रखा मारा जाता है, बम,
तो छिटा जाती है, रे कूच दिया रे हमको। तो जुआ ढील बोलते हैं लोग जिसको, ढील ढील। और उसकी बच्चा रहती है नाबालिग, उसको लीक बोलते हैं। और एकदम आराम से ऐसे घींच घींच निकाला जाता है। पहले जुआ बहुत जहरीला जहरीला शैम्पू आ गया है, तेल आ गया है, लगा लो तुमसो को चक्कर आने लगता है, रे ससुरा तूने कौन ची लगा दिया रे, दारू लगा दिया का, एकदम समझिए शराब लगा दे रहा है सब बाल में। जो जुआ है एकदम पूरा शराब पी रहा है भाई साहब, पूरा मार डालेगा हमको। तो जुआ और मानव का रिलेशन परजीविता का है। जब वो हमारा खून पीती है तो उसका फायदा है और हम लोगों को हो जाता है लॉस। खटिया में, चौकी में, बेड पे पड़ने वाला खटमल, खटमल जो होता है वो हमारा खून चूस के उसको हो जाता है फायदा, हमें हो जाता है लॉस। हमारे बाल में पड़ने वाली रूसी, हमारा खून चूस के उस ससुरी रूसी जिंदा हो जाती है और हम लोग को हो जाता है लॉस। समझ में आ गया कि नहीं? 40 दिन से नहाएंगे नहीं तो शरीर में पड़ जाएगा चिल्लर। चिल्लर भी एक तरह का रूसी ही होता है, कवक होता है। तो चिल्लर को होता है फायदा, आपको हो जाएगा लॉस। मच्छर हमारा खून पीता है, उसको होता है फायदा, हम लोग को हो जाता है लॉस। तो ये क्या है? परजीवी। क्या हो जाता है? परजीवी। कोरोना ससुरा हम लोग का फेफड़ा खाता है, उसका पेट भर जाता है, हम लोग को टपका देता है। कोरोना क्या है? परजीवी। तो जब दूसरे को लॉस होने लगता है तो क्या हो जाता है? परजीवी। आज लड़का लड़की जो बतियाते रहता है सब, वो ज्यादातर लड़का लड़की इसी कंडीशन में चल गया है, सब परजीवी हो गया। उन दोनों में से या तो लड़का को फायदा होगा या तो लड़की को। एगो को भयंकर लॉस होगा। समझ में आ गया कि नहीं? लॉस किसको होगा? जिसको एक्सपीरियंस कम होगा। समझ में आ गया? नैका ने करेगा और ये बाप रे बाप, लड़का सबका दिल टूटा रहेगा, कोनो बढ़िया से बतिया देगी तो उसको लगेगा अरे यार कितना बढ़िया है। अरे बढ़िया नहीं, तजुर्बा है उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गधा कहीं का। तुम लोग बच के रहा करो। लड़का लोग को हम समझाते हैं, तुम लोग को कितना समझाए, लेकिन हमारे समझाने में कितना समझा दे, लड़का मोटिवेटेड होता नहीं। सर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। जहां कोई इसे मुस्कुरा दिया तब अरे सर को साइड करो, यहाँ पे हटाओ सर जी को, पहले बाद में देखा जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर कितना बढ़िया है। अरे बकलोलवा परजीविता में जा रहा है। लेकिन कुछ लड़का लड़की सब जिनको हम समझाएं कि देख बाबू, अगर बतियाना नहीं छोड़ सकता है तो कम से कम काम लायक बात बतियाओ। तो दोनों क्वेश्चन आंसर पूछेगा। चलो हम तुमसे पॉलिटी पूछ लेते हैं, तुम हमसे हिस्ट्री पूछो, फिर हम तुमसे हिस्ट्री पूछेंगे, तुम हमसे पॉलिटी पूछ लेना। तो वो है सहजीविता। क्या है वो? सहजीविता। लेकिन इस भ्रम में मत रखिएगा कि इस सब दुनिया में सहजीविता आएगा। उस सहजीविता की ओर नहीं जाएगी। वो सोचेगी तुम का खूब बढ़िया बढ़िया तारीफ करो, कितना अच्छा क्रीम पोतले हो, थूथुर कितना बढ़िया लग रहा है। अरे तो नहीं, लड़का सब, आप सब लोग, आप एकदम सीधे जीव होते हैं लड़का लोग। आप लोग संभल के रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? सीधे लोगों का जमाना नहीं है। हर जगह लड़कों को सता दिया जाता है बेचारा सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं एकदम, ठीक है? आप लोग को परजीविता का शिकार होने नहीं देंगे। लड़की सब क्या हो जाती है? परजीवी। देखो ना जी, ठीक है बतियाने का मन कर रहा था, रिचार्ज खत्म हो गया है, 700 में करा दो ना 3 महीना वाला रिचार्ज। जो सोचरा कराओ तुम, तो उसको हो गया फायदा, तुम रिचार्ज कराया, तुमको हो गया घाटा। उसको कौन चीज जाता है? 10 मिनट बतिया दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। कोई लड़की लोग लड़का सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सब लड़की सबको हम समझा के रखते हैं। पाप पड़ेगा लड़का सबको कुछ करने। बेचारा सब एकदम सीधा प्राणी होता है। आगे बढ़ जाए तो सहजीविता दोनों को फायदा हो, सहभोगिता एगो को फायदा हो, एगो को पते ना चले, उसको क्या कहते हैं? सहभोगिता। जैसे पापा के जेब में से पैसा निकाल लेता है सब, समझ, आप पापा जान गए तो परजीविता हो जाता है। तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल, बचपन में हम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल देते थे, 1-8 रुपया निकाल लेते थे। 5 रुपया निकाल लिया आदमी, पापा पूछते थे पैसा कहाँ गया, हमको नहीं पता है। समझ में आ गया कि नहीं? लगभग सब लड़का ऐसा करता है, लेकिन गलत बात है, बाद में पता चलता है गलत बात है। आगे बढ़ते हैं तो परजीविता हो गया, सहभोगिता हो गया। ये सहजीविता से क्वेश्चन आता है, कवक और लाइकेन वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सहजीविता किसको फायदा हो जाता है? दोनों को फायदा हो, उसे क्या कहेंगे? सहजीविता कहते हैं। एक हो गया सहभोगिता, एक हो गया परजीविता। अब देखते हैं हम लोग मृतोपजीविता। मृतोपजीविता, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी एगो शब्द जोड़ दिए ता। मृतोपजीविता या मृतोपजीवी, परजीविता या परजीवी, सहभोगिता या सहभोगी, सहजीविता या सहजीवी। अरे बतिया बराबर है,
मानवता या मानव, समझ में आ गया कि नहीं? मानवता या मानव। लड़का लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम लड़का बोले तो लड़का लड़की दोनों समझा करो जी। बोलते हैं लड़कों को समझ में आ रहा है, तो लड़कियां कहती है लड़का सबसे पूछ रहे हैं, हम लोग से थोड़ी पूछ रहे हैं। दोनों को बोलते हैं हम, लड़का का मतलब होता है दोनों। देखिए लड़का का मतलब क्या होता है? एक एक निर्दोष जीव, बस जो जो अपने को निर्दोष समझ रहा है समझ जाओ। चलिए अब देखते हैं मृतोपजीविता, सेप्रोफाइटिक, 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 मृतोपजीविता। अब देखो भैया, मृतोपजीविता तो अलग चीज है, मरे हुए चीज को खा जाएगा, तो एगो को प्रॉफिट हुआ दूसरा है ये नहीं है, एगो को प्रॉफिट हुआ दूसरा मर चुका है, तो एगो को तो प्रॉफिट हो रहा है दूसरा है ये नहीं है, दूसरा का तो ससुरा है ये नहीं है, मर गया तो उसको खा रहा है। तो मृतोपजीविता तो टेंशन फ्री वाला चीज है, मृतोपजीविता टेंशन फ्री वाला चीज है। मर गया जैसे गाय भैंस बकरी चूहा मर जाता, आदमी का शरीर एक्सीडेंट में कहीं पे भी अगर मर जाता तो कीड़े मकोड़े जीवाणु चील कौआ जैसे जहां उसको क्या करते हैं? खा जाता है। उसको क्या करते हैं? खाते हैं। और आपको बताए हैं ये नाइट्रोजन चक्र को फॉलो करते हैं। कौन से चक्र को? नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र को फॉलो कराने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन चक्र को पूरा कराने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन चक्र को पूरा कराने का काम यही मृतोपजीवी का है। चील मृतोपजीवी, कौआ मृतोपजीवी, गिद्ध मृतोपजीवी, वल्चर मृतोपजीवी, चींटी मृतोपजीवी। तो छोटे छोटे होते कीड़े मकोड़े सब क्या है? मृतोपजीवी है। तो ये हो गया जीवों के बीच का आपसी संबंध, जीवों के बीच का आपसी संबंध, जीवों के बीच का आपसी संबंध हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा सहजीविता होता है, उसके बाद मृतोपजीविता होता है, क्योंकि मरना तो सबको है, उसका शरीर में नहीं गलेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। परजीविता सबसे खराब होता है। यहाँ पे जितने बीमारी होते हैं परजीवियों की वजह से होते हैं, जितने बीमारी वगैरह परजीवी की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा परजीवी हो जाता। आप लोग कोशिश कीजिए जहां जहां फोन पे बतिया रहे हैं, या तो सहभोगिता हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, नहीं तो दोनों ओर से क्या हो? ठीक ठाक हो। लड़का लोग आप लोग को ज्यादा समझाते हैं, आप लोग संभल के रहिएगा, क्योंकि आप लोग सीधे साधे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? दिल आप लोग का एकदम साफ होता है, एकदम साफ, यमुना नदी जैसा। आगे बढ़े। तो सहजीविता को हम कहेंगे सिम्बायोसिस। कवक और लाइकेन याद रखिएगा। सहभोगिता आर्किड का पौधा दूसरे पौधे पे जा। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं अमर बेल का पौधा किस में आएगा? अमर बेल दूसरे पे चढ़ जाता है। अमर बेल उस ससुरा परजीवी है, बहुत खचरा है, जिस पेड़ पे चढ़ता है उसी को बढ़ने नहीं देता है। तो अमर जीवी खचड़ा है, अमर बेल खचरा है। अमर बेल इज खचरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया? तो ये चैप्टर आपका कौन सा था? चैप्टर का नाम पारिस्थितिकी। सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी समुद्र है। ससुरा को कुछ होने ही वाला नहीं है। सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी में आता है समुद्र। ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी में भी समुद्र ही आता है। सहजीविता सहभोगिता समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो। अब देखिए मरुआ अलग अलग जगहों पे निकलने वाले पौधों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अगर मरुआ जीरोफाइटिक, मरुस्थल में निकला तो जीरोफाइटिक। खारा पानी में निकला, लवणता में निकला तो हेलोफाइटिक कहते हैं। अगर मान के चलिए टुंड्रा में निकला, टुंड्रा यानी ठंडा प्रदेश में निकला, तो इसको मीजोफाइटिक कहते हैं, मेसोफाइटिक कहते हैं, मेसोफाइटिक के नाम से जाना जाता है। जल में निकला तो हाइड्रोफाइटिक कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइटिक। इसे क्या कहेंगे? जीरोफाइटिक।
जीरोफाइटिक, लवणता में निकला तो हेलोफाइटिक, हेलोफाइटिक, हेलोजन मतलब नमक होता है। टुंड्रा में निकला तो मेसोफाइटिक, मेसोफाइटिक, जल में निकला तो हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक। इसे मरुद्भिक भी कहते हैं, मरुद्भिक, मरुद्भिक, हाइड्रोफाइटिक। इसमें दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जल में निकलने वाला, मरुस्थल में निकला। मरुस्थल में कोई मरुस्थल में निकलने वाले पौधे को, मरुस्थल में अगर निकला तो उस पौधे को हम क्या कहेंगे? जीरोफाइटिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब अगला चैप्टर का नाम है प्रदूषण। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर विल नेक्स्ट क्लास। इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद। बीपीएससी वाला क्लास आज नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉपी चेक करने में ही सब आदमी व्यस्त रह गया। दो कॉपी चेक करना काफी थोड़ा सा हरकुलियस टास्क हो गया है, तो एक बार सुपरविजन में टाइम लग जा रहा है, तो थोड़ा सा आज के लिए बीपीएससी के क्लास को पोस्टपोन किया जा रहा है, केवल आज के लिए बीपीएससी वाला क्लास, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉपियां हो गई हैं कि जिसका कोई हद नहीं। तो उसको एक बार शॉर्टलिस्टेड करने में कैसे कैसे कितने स्टेप में आएगा, तो सिर्फ आज के लिए बीपीएससी वाला क्लास पोस्टपोन है, सिर्फ आज के लिए, कल से होगा, ठीक है। बीपीएससी क्लास इज पोस्टपोन ओनली टुडे।